हेलो गाइस, हियर अगेन वेलकम टू फॉर्म फॉलोज फंक्शन। और आज अपन 2020 का गेट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट टाउन प्लानर देन यू कैन चेक आउट आवर अदर वीडियोस। आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन आई बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we start with question number 1. In the architectural style of ancient North Indian temple, the term Adhisthana refers to। तो यहाँ पर अपने पास चार ऑप्शंस है: पिनेकल, बेस प्लेटफॉर्म, वेस्टिबुल एंड ट्रांसेप्ट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं पिनेकल क्या होता है। तो पिनेकल वो होता है जो टॉप ही टॉप पे यूज होता है एज ए क्राउन और ए कैप ऑफ बट्रेसेस। और बट्रेसेस सर पता जो होगा आपको कि ये सब बट्रेसेस जो मेनली यूज होते हैं वो गोथिक आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। एंड द पिनेकल हैज टू पर्पसेस। फर्स्ट वन इज ऑर्नामेंटल एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल। सेकंड ऑप्शन आ रहा है अपना बेस प्लेटफॉर्म। द टर्म हैज वेरियस मीनिंग्स इंक्लूडिंग द रेज्ड बेस ऑन विच अ टेम्पल स्टैंड्स। तो ये होता है बेस प्लेटफॉर्म, जो नीचे की तरफ ये जो बेस देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं बेस प्लेटफॉर्म। अब थर्ड ऑप्शन अपने पास था वेस्टिबुल। अ वेस्टिबुल इज अ स्मॉल रूम लीडिंग इनटू अ लार्जर स्पेस। तो अपन इसको फॉयर कह सकते हैं, या फिर अपन वेस्टिबुल जैसे अपना बाहर का स्टेप चढ़ने के बाद जो एरिया आता है घर के अंदर भी, उसको अपन वेस्टिबुल कह सकते हैं। In the modern architecture, a vestibule is typically a small room next to the outer door and connecting it with the interior of the building. So it is also known as foyer. You can see that. In this picture also you can see that one the area which one is red, it is the vestibule or the foyer. तो ये थर्ड ऑप्शन था। अब फोर्थ ऑप्शन अपने पास है ट्रांसेप्ट। A transept is a transverse part of any building which lies across the main body of the building, right? तो ये वाला कैथेड्रल ग्राउंड प्लान है। द शेडेड एरिया इज द ट्रांसेप्ट एंड द डार्कर शेडर ऑफ द सेंटर रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग। तो ये जो शेडेड एरियाज है ये सारे ट्रांसेप्ट है, और दिस वन जो है ये क्रॉसिंग है ट्रांसेप्ट की, है ना। तो अब अपन देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, किसको क्या क्या कहते हैं। तो अगर कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे टॉप पे क्या होता है, कलश, फिर अमाकाला। आप अपनी स्लाइड को पॉज करके इस फोटो को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। और इस वाले का आंसर अपन देख सकते हैं नीचे नीचे अधिष्ठाना लिखा हुआ है बेस प्लेटफॉर्म को। तो अपन ने बेस प्लेटफॉर्म अभी ऊपर पढ़ा था एक ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स हैज नॉट वॉन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज टिल 2019। अब इसमें क्वेश्चन आया है कि कौन सा आर्किटेक्ट है जो 2019 तक में प्रिट्जकर अवार्ड नहीं जीता है। तो चलो देखते हैं अपने लिस्ट कहाँ से आर्किटेक्चर का प्रिट्जकर प्राइज जो अवार्ड था वो मिलना चालू हुआ था, कौन से सन से। तो यहाँ पे देखते हैं 1979। ये जो विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है, अपन देख सकते हैं कौन से आर्किटेक्ट को कौन से बिल्डिंग के लिए प्रिट्जकर अवार्ड मिला गया है और कहाँ पे उसकी नेशनलिटी। लेट्स सी, 1979 से अपने स्टार्ट हुआ था। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे पढ़ सकते हैं कौन कौन से आर्किटेक्ट्स है ना, ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। तो अब ये मैंने चार्ट के कर दिए कि कौन कौन सा आर्किटेक्ट को मिला हुआ है जो अपने पास ऑप्शन में थे। तो सबसे पहले तो आई.एम. पाई को मिला हुआ है, उनको 1983 में अवार्ड मिल गया था। फिर बीवी दोषी सर को मिल गया था 2018 में। तो अब जो बचे हैं, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाश टेम्पल एट इलोरा इज। अब इलोरा का कैलाश टेम्पल कहाँ पर है, कैसा है, तो अपन उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो अबाउट कैलाश टेम्पल। The Kailash temple is the largest of the rock-cut Hindu temple at the Ellora Caves, Aurangabad district, Maharashtra, India. The top of the superstructure over the sanctuary is 32.6 meters. जो कैलाश टेम्पल की हाइट टॉप है, टॉप पे अपन ने पढ़ा था कलर्स होता है, तो वो है 107 फीट पे, above the level of the court below. The temple architecture shows traces of Pallava and
Chalukya styles. Ranging for over 2 kilometer along the sloping basalt cliff at the site. तो वहाँ पे जो सबसे कॉमन मटेरियल था वो था बसाल्ट. तो अपने ऑप्शन में आपने देखा होगा बसाल्ट इज गिवन. तो ये वाला जो मटेरियल यूज किया गया है इसमें कैलाश टेम्पल में वो है बसाल्ट. ओके. तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में था कि फोर वर्टिकल लाइंस में let's see, four vertical lines having same thickness appear to be the same height in perspective as shown in the figure. Which line actually has the maximum height? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है ना. दिस लाइन जो सबसे लाइट है वही पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ी होगी. वो तो ऑफ कोर्स सी बात है ना. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. As per URDPFI guidelines 2015, Government of India choose the correct hierarchy of plan from higher to lower order. तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्लान आता है उसके बाद में डाउन 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 होते जाता है ना. तो इसका अपन पढ़ते हैं एक बार. The urban area and regional planning system has been divided under two heads. तो कोर एरिया प्लानिंग एंड स्पेसिफिक एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. तो अपन का जो है कोर एरिया प्लानिंग में इसका आंसर है कि कौन से एरिया में प्लानिंग में कौन सा प्लान सबसे पहले बनता है. द कोर एरिया प्लानिंग कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ अ सेट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट प्लान्स, अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान विद अ विजन ऑफ पॉलिसी ओरिएंटेशन, है ना. तो सबसे पहला जो प्लान बनता है वो होता है पर्सपेक्टिव प्लान. फिर सेकंड जो होता है सस्टेनेबिलिटी बेस्ड लॉन्ग टर्म रीजनल प्लान with optimized of regional source resources for development. फिर अब थर्ड बनेगा जो अपना है a comprehensive long term plan, settlement plan as development plan for urban and peri-urban areas. ओके. और जो फोर्थ बनेगा a short term rolling local area plan within the framework of the development plan. राइट. तो ये चार प्लान अपने बनते हैं. अगर क्वेश्चन में आ जाए कि स्पेसिफिक एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी कैसे कैसे सीरीज होती है तो उसके अंदर भी देख लेते हैं एक बार अपन. स्पेशल पर्पस प्लान बनता है सबसे पहले, एनुअल प्लान्स बनते हैं और थर्ड जो होता है वो प्रोजेक्ट और रिसर्च होती है. ठीक है. तो इस तरीके से होता है. तो अपना जो ऑप्शन था उसके अंदर सबसे ऑप्शन बी करेक्ट है. उसके अंदर लाइन वाइज दिए हुए हैं जैसे पर्सपेक्टिव प्लान, रीजनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान एंड लोकल एरिया प्लान की जगह वहां पे दिया हुआ है जोनल प्लान. वो भी लोकल एरिया प्लान ही होता है ना. तो ये अपना सोर्स की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. तो पेज नंबर 8 पे है ना. तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा. और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स पढ़नी हो आपको तो वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6. अब इसके अंदर जो दिया हुआ है इंटरलॉकिंग टाइल जो बिना कौन से शेप से बन सकती है इन चारों में से. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी यूज्ड एज एन इंटरलॉकिंग पेवर्स ब्लॉक विदाउट एडिंग एनी अदर शेप्स. तो इंटरलॉकिंग पेवर्स आपको पता होगा कि कौन से होते हैं जो अपन पब्लिक स्पेसेस में यूज करते हैं, फुटपाथ में यूज करते हैं और जहाँ पे कार्स वगैरह की रहती है नीड, जहाँ पे पार्किंग रहती है वहां पे अपन इंटरलॉकिंग टाइल्स यूज कर सकते हैं ना. तो अब इंटरलॉकिंग टाइल्स में कौन सा ऐसा शेप है इन चारों में से जो कंटिन्यू जुड़ता जाएगा और अपन यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है बिल्कुल सिमेट्रिकल और अच्छे से टाइल्स उसमें लग पाएगी. राउंड नहीं है कोई भी एरिया की वहां से अपना नहीं बैठेगा. तो इसमें सारी जगह से आराम से बैठ रही है ना. तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. दिस वन टाइल है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. In India, the Constitute 74th Amendment Act 1992 delegates power of institutions forming the third tier of government which are. तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. तो accordingly it is proposed to add a new part relating to the urban local bodies in the constitution to provide for. तो यहाँ पे जो काम था, काम नीचे वाले हिस्सों में कैसे कैसे बांटना है, कौन सा हिस्सा मतलब कौन सी जो हायरार्की है वो कौन से काम करेगी, कौन से एरिया को संभालेगी, उस हिसाब से इन्होंने बांटे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम ए रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया, है ना. म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज and municipal corporations
फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। ठीक है, इस तरीके से बांटे। सो द इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी एंड नगर पंचायत, तो ये तीनों दिए हुए, बाकी और कोई से भी इसके अंदर सही नहीं है। इसका आंसर मिल गया अपन को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका सोर्स, हाँ इसका सोर्स भी मैं आपको आगे ऐड करके दे दूंगा, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑन 2018 राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ, अब ये कौन सा राइट है, एक्ट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, किसके अंदर आता है। सबसे पहले तो जब 1950s में राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया था फंडामेंटल राइट में, बट वापस से जब अपना इसका बदला, जब लेटेस्ट पोजीशन विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया इज वेल एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इज observed that the right to property is human right as a constitute right under article 300A। तो इसको चेंज करके फंडामेंटल से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐड कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन था अपना, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए थे जिसके अंदर फंडामेंटल राइट भी इंक्लूडेड था और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी इंक्लूडेड था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, टेंडन इज प्राइमरीली यूज्ड एज, तो इसमें 4 ऑप्शन है, एज ए कंप्रेशन मेंबर टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एज रूफ शेल्टरिंग, टू प्रिपेयर अ टेंडर डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं क्या होता है टेंडन। A tendon is basically a steel cable used in pre-stretched concrete structural element like beam, column, etc. It is a medium through which tensile strength are induced into the concrete, है ना। तो इसका ऑप्शन तो बी है, टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, टेंडन इसलिए यूज आता है टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फॉर रिस्क रिडक्शन डज नॉट इंक्लूड, 4 ऑप्शंस है अपने पास, रेस्क्यू, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिहैबिलिटेशन, रिवीजन ऑफ कोड। The paper notes for disaster preparedness comprises several elements: forecasting and warning, taking precautionary measures, and organizing effective rescue and relief। ये 2 options थे अपने पास में। अब establishing a disaster preparedness system involves addressing a range of technical and institutional issues. Relief and rehabilitation requires earlier intervention, more emphasis on rebuilding livelihoods, and encouraging positive socio-economic change। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो रिवीजन ऑफ कोड नहीं होता है इसके अंदर इंक्लूडेड, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब जैसे अपन ने 2020 पेपर के आर्किटेक्चर वाले पार्ट के 10 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए, तो अब इसी डिटेल में मैं पार्ट 2 बना के लाऊंगा, जिसके अंदर आप वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रिप्ले करनी है रिप्ले कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके नेट से, और उसका रिवीजन खुद से आंसर उनके पढ़ के, ताकि आपका क्लियर हो जाए हर चीज का सेट, है ना। तो ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे अपन। तो ये पार्ट 1 की वीडियो अभी अपलोड कर दी है मैंने, अब मैं पार्ट 2 की लेके आऊंगा, जिसके अंदर वापस से रिपीट 10 क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी के ही, तो वो आप देख लीजिएगा, और इसी तरीके से पढ़ाई चलती रहेगी अपनी कंटिन्यू। ओके गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर्म फॉलोज फंक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। आई विल शेयर क्विजेस ऑन द गेट एग्जाम पेपर, सो वहाँ पे आंसर दो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करो।